हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रश्न को लेकर। जो मैथ का यहाँ पे है पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और डायरेक्ट आप सभी के एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाएंगे प्रश्न। ठीक है, काफ़ी डिटेल्स में हम लोग समझेंगे कि कौन से क्वेश्चंस को किस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कन्फ्यूजन न रहे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। आप देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल की मदद से क्लास 10th वालों के लिए हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रश्न सबसे पहले मिलेगा, साथ में आपको मॉडल सेट क्वेश्चंस और साथ में आपको प्रीवियस ईयर्स काफ़ी सारे सेटों का यहाँ पे संग्रह आप सभी को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है इसी चैनल का starkstudy.com, जो देख रहे हैं आप लोग। गूगल पे लिखना या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। और किसी भी तरह का आप लोग को एग्जाम्स के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना, मैं आप लोग को हेल्प ज़रूर करूँगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। पहला प्रश्न हमारे पास वास्तविक संख्या से कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए, परिमेय संख्या होता है और एक अपरिमेय संख्या होता है। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। देखो, परिमेय संख्या जो होगा वो P अपॉन क्यू के रूप का होगा। ठीक है, और अपरिमेय संख्या जो होगा वो P बाई क्यू के रूप में तो नहीं होगा, लेकिन ये जो है जिसका पूर्ण वर्ग हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, मेनली यही होता है। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, वो सारे क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। जैसे आपको हो गया √2, √2 क्या है, इसका पूर्ण पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ, जिसका हम लोग रूट बाहर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। अब बोलोगे कि √1 कौन सी संख्या है। देखो, √1 जो है ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √1 का जो वर्गमूल होगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। अब √4 बताओ कौन सी संख्या है। √4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है ना, इसी तरीके से √5, √6, √7, इसी तरीके से √11, ये सारे क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। अब देखो यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, तो √7 अपरिमेय संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग √13, ये भी आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका भी पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, मतलब एक इंटीजर संख्या नहीं आ सकती है। ठीक है ना, अब √25 का वैल्यू क्या होगा 5 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। तो यही क्या ऑप्शन क्वेश्चन में था कि कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यही एक √25 जो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। बाकी सारे आपका क्या है अपरिमेय संख्या, ये भी आपका क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सारे ऑप्शंस को मैंने आप लोग को डिस्कस कर दिया यहाँ पे कि कौन सा परिमेय है और कौन सा परिमेय नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर है। देखो, अब पाई कौन सी संख्या है। देखिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं छात्र की पाई जो है कौन सी संख्या है। तो हमेशा याद रखना, पाई अगर पूछा जाएगा आप लोगों से तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या। अब इसी के रूप में अगर पाई का मान हम लोग क्या जानते हैं 22/7 जानते हैं। अगर 22/7 पूछ दिया जाए क्वेश्चंस में कि कौन सी संख्या है, अगर 22/7 पूछ दिया जाए ना, तो ये आपका कौन सी संख्या हो जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी है। अगर पाई पूछ दिया जाए क्वेश्चंस में तो ये अपरिमेय संख्या, अगर 22/7 पूछ दिया जाए कौन सी संख्या, तो ये परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। तो याद रखना है आप लोगों को, पाई का मान क्या होगा यहाँ पे अपरिमेय संख्या। क्या होगी ये अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, 2 का C। थर्ड नंबर पर हमारे पास है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं हम लोग, जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, स्वयं और एक, एक और स्वयं संख्या, एक और स्वयं संख्या। तो एक से अगर विभाजित करेंगे तो किसी भी संख्या में लग जाएगा, और बाकी जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या है जिसमें भाग नहीं लगता है पूरी तरीके से, तो स्वयं भी काट सकता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो इसमें क्या फैक्टर होगा 1 या तो 2। फिर 3 में इसमें क्या होगा 1 यानी तो 3, 1 से भाग लग जाएगा यानी तो फिर 3 से भाग लगेगा। 5 में देखो ये क्या है आपका, इसमें भी 1 और 5। 7 देखो इसमें भी आपको 1 और 7। अब बोलोगे कि सर 4 क्यों नहीं है,
तो 4 में देखो ना, यहाँ पे 1 से भी लग जाएगा, इसके बाद 2 से भी लग जाएगा और ये 4 से भी लग जाएगा, मतलब 2 से ज़्यादा इसमें आ गया, ठीक है ना, गुणनखंड इसका। तो ये आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो हम लोगों से पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और बड़ी का तो अनंत ही हो जाएगा, बड़ा अभाज्य संख्या अनंत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई गिनती नहीं है कितना अभाज्य संख्या हो सकता है, अनंत हो सकता है। चलिए 4th नंबर देखते हैं। परिमेय संख्या का रूप दिया गया यहाँ पे 2 के पावर 3 अपॉन 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार कौन सा होगा, का दशमलव प्रसार। अब बोलोगे कि सर ये 2 के पावर 3 जो है यहाँ से, वो तो हम ऐसे काट भी सकते हैं, इसको बिल्कुल काट सकते हो आप लोग, अगर काट भी दोगे ना इसको, ठीक है ना, तो फिर भी तो ये ऊपर में 1 बटा में 5 के पावर 2 रहेगा। अगर नीचे में जैसे ये हर हुआ, अगर हर में 2 और 5 का गुणनखंड हो, 2 और 5 में से कोई एक भी रहेगा तो चलेगा, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। और हमें याद रखना, हर में अगर 2 और 5 है तो वो शांत होगा। अगर 2 और 5 में से केवल एक है, कोई 2 या फिर 5, जैसे यहाँ पे क्या है 2 और 5 दोनों था, तो एक तो कट गया ऊपर से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो 5 के पावर 2 बचा, तो 5 के पावर 2 बचा ना 2 और 5 में से, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती का हो जाएगा। ये प्रश्न और इस तरह के प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इस पे आधारित कई सारे क्वेश्चंस आप लोग सोल्व कर लेना, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। 5th नंबर है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। क्या बोला जा रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या में तो सारे संख्या आ जाता है भाई, वास्तविक संख्या में सारे संख्या मतलब परिमेय संख्या भी आ जाती है, ठीक है, और साथ में आपको अपरिमेय संख्या भी आ जाती। तो अब ये बताओ, अपरिमेय संख्या भी आ जाती है और परिमेय संख्या भी, तो यहाँ पे बोल दिया गया है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो क्या सभी में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ गया। तो अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, तो सभी वास्तविक संख्याएं जो है एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है ना। 5 का 2 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि दो संख्याओं का लौसव और मौसव दिया गया है, क्रमशः इतना है। यदि दूसरी संख्या इतना दिया गया है तो पहली संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, ठीक है। इसको देखो कैसे बनाएंगे हम लोग जानते हैं लौसव गुने मौसव, ठीक है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना में होता है दूसरी संख्या, यही होता है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो लौसा कितना था 20, मौसा कितना था 5, पहली संख्या कितना है आपका निकालना है, तो मान लेते हैं x, दूसरी संख्या कितना दिया गया है 5। ये फार्मूला है, ये क्या है आपका सूत्र है ये, ठीक है ना। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तब यहाँ से 5 से 5 गया तो x का वैल्यू कितना आ गया 20, इसका मतलब पहली संख्या कितना था 20 था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि a और b सह अभाज्य कहलाते हैं यदि मौसा a b बराबर है। देखो सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, को प्राइम नंबर a, b जो है जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे यहाँ पे 2 और 3, ये क्या है आपका 2 और 3, ये आपका सह अभाज्य है। जैसे में यहाँ पे 2 और 9, ये क्या है आपका सह अभाज्य है। जैसे में 3 और 10, ये क्या है आपका सह अभाज्य है। किसी में है क्या, किसी में कॉमन्स नहीं है, तो कॉमन नहीं होगी वही क्या होगा आपका सहअभाज्य संख्या होगा। और सभी में देखना एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ मौसा वो 1 होगा, इसमें भी एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, इसमें भी एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। अब आगे कोई भी ले लो, जैसे यहाँ पे 4 और 17 ले लेते हैं, 4 और 17 में कोई भी गुणन उभयनिष्ठ नहीं ना, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन कोई नहीं है, इसका भी एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। अब आगे भी देख लो 5 और 21, ठीक है ना, तो ये भी क्या है 1 होगा। इसका मतलब अगर ए और बी दुनिया में कोई भी सहअभाज्य संख्या होगा, उसका एचसीएफ हमेशा कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना, याद रखना है। 8 नंबर है, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक होता है।
सम संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें 2 से पूरी तरह से भाग लग जाए। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इसी तरीके से इन्फिनिट तक। अब बताओ, जैसे कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं लगातार, 2 और 4 ले लेते हैं, 6 और 8 ले लेते हैं, 12 और 14 अगर ले लेंगे, तो सभी में क्या होगा? एचसीएफ जो होगा वो हमेशा क्या होगा? मौसत 2 होगा। इसका भी एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। इसका भी एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो याद रखना है, 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा? 2 होगा। और 1 कब होगा? 2 लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समावर्तक, विषम संख्या का महत्तम समावर्तक। ठीक है, महत्तम कितना होगा? 1 होगा। अगला देखते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया है, एलसीएम एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम क्या होगा? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं सूत्र, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यही पढ़े थे ना हम लोग। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया गया है, मतलब इसका जो वैल्यू है टोटल दिया गया है 8670। एलसीएम निकालना है तो एक्स मान लेते हैं इसको, एचसीएफ दिया गया है 17। तो अब जब बस इसमें भाग दे दो, अब 8670 बटा में 17, तो ये हो जाएगा 17 पंचे 85, फिर 1 बचेगा 510, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 510। यही एलसीएम होगा इसका। अगला है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n का अंत निम्नलिखित में से किससे होगा? अंत। तो n एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हम लोग गिनती की संख्या को बोलते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाली नेचुरल नंबर। ठीक है, यही होती है ना। अब यहाँ पे n का वैल्यू हमको पता चल गया, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो 6n माइनस 5 के पावर n का अंत जो है वो निम्नलिखित में से किससे होगा? तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। अगर n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं, n का वैल्यू 1 रखते हैं, तो 6 के पावर 1 माइनस 5 के पावर 1 कितना होगा? 6 माइनस 5 बराबर 1। अगर 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n में हम लोग n बराबर 2 रखते हैं, तो 6 के पावर 2 माइनस 5 के पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 36 माइनस 25 बराबर यहाँ पे 11 हो जाएगा। अगर फिर आगे देख लो, 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n में अगर हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 के पावर 3 माइनस 5 के पावर 3, तो 6 का क्यूब जो होगा वो 216 होगा। ठीक है, और इसका कितना होगा? 125 होगा, तो ये आपका 111 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे 91 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 91। अब एक चीज़ गौर करो, देखो यहाँ पे अंत जो है, अंत किससे हो रहा है? 1 से। यहाँ भी अंत जो हो रहा है ये किससे हो रहा है? 1 से। यहाँ भी क्या हो रहा है? अंत जो है 1 से हो रहा है। अब आगे भी अगर 6 के पावर 4 माइनस 5 के पावर 4 जो लोगे, उसमें भी अंत क्या होगा? 1 से ही होगा। ठीक है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ना, अंत जो है यहाँ पे कौन से नंबर से हो रहा है, कौन से डिजिट से हो रही है? तो 1 से। तो ये अंत पूछा गया था, अंत जो है किससे होगा? वो 1 से होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है? बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे 625 में हम लोग भाग देंगे, यहाँ पे इसका निकालेंगे गुणनखंड। तो 5 से कटेगा तो 125 पंचे 625, 5 से कटेगा 25 पंचे 125, 5 से कटेगा 5 के पावर 5। तो ये क्या होगा? 5 गुने 5 गुने 5, इसका मतलब 5 का पावर 4। तो 5 का घातांक, इसको हम लोग बोलते हैं घातांक। तो 5 के पावर कितना है? 4 है, तो यही घातांक हो जाएगा 4। अगला देखते हैं। कहा गया कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? यहाँ पे सूत्र है ये, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस आपका शेषफल। अब देखो आगे ये प्रश्न आ गया, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? बहुत ही सिंपल है, 6 बटा में 15।
अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए, कॉमन नहीं होनी चाहिए। कॉमन है तो कटा दो, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। अब 2/5 आ गया, ठीक है। 5 में भाग देंगे 5 से तो एक ही बार लगेगा, तो इसका मतलब जो है ये हर जो है हर में 5 का रूप आ गया, 5 के रूप, 5 के गुणनखंड, ठीक है। तो ये हमेशा ये क्या होगा आपका शांत प्रवृत्ति का होगा, क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। इसलिए यहाँ पे 6 का 1 हो जाएगा। यानी तो आप भाग देख सकते हो कि क्या ये पूरी तरह से भाग लग जाता है या क्या नहीं। तो लग जाएगा ये पूरी तरह से भाग, 15 चौका 60, ठीक है, 0.4 से लग जाएगा। अगला देखते हैं इसका सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, इसको समझ लो। सरलतम रूप का मतलब, देखो सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए, कोई भी कॉमन नहीं होनी चाहिए, जिसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं होनी चाहिए। अब देख लो 188 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। सबसे पहले इसको 2 से काट दो, 188/220, ये क्या हो जाएगा, 2 9 18, 2 चौके 8, ठीक है, 110। इसमें फिर से कॉमन है 2, तो ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा आपका 55। अब क्या कोई कॉमन है, नहीं है, तो यहाँ पे 47/55 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, ये सरलतम रूप, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला देखते हैं, कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों का क्या परिकलित करने की तकनीक है, ठीक है। देखो 2 धनात्मक जो पूर्णांक होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर BQ+R, यही होता है आपका एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये जो तकनीक है, टेक्निक जो है, ये आपका HCF मतलब मौसम निकालने का तकनीक है। क्या है ये, मौसम निकालने का एक तकनीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को यहाँ पे 15 का बी के साथ चलेंगे। हम लोगों ने इस वीडियोज के मदद से वास्तविक संख्या रियल नंबर चैप्टर से 1 से लेकर 15 तक प्रश्न किए हैं। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस का हम लोग संग्रह लेकर आ रहे हैं आप सभी के एग्जाम्स को लेकर, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए, और ये वेबसाइट है, जाके आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस सेट करना सारे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को, ठीक है।